दोस्तों, भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए लोगों का क्रेज साल दर साल बढ़ा ही है, जिनमें से एक है फिल्में देखने का क्रेज। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो आजकल बायकॉट पर बायकॉट चल रहा है और फिल्में भी अब कहां पहले जैसी आ रही है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक दौर हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर भी था, जब एक से बढ़कर एक फिल्म रिलीज होती थी और इसी दौर में हिंदी सिनेमा ने भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर रख दिया। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मूवी 5 लाख जैसे छोटे से बजट पर भी बन सकती है? क्या सिर्फ 1 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई मूवी हिट या सुपर हिट मानी जा सकती है? हो गए ना हैरान। लेकिन दोस्तों, हिंदी सिनेमा का एक वो दौर भी था, 80 के दशक का दौर, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज से 40 साल पहले के उस दौर में। जैसे कि बात हो रही है हिंदी सिनेमा की, तो चलिए सबसे पहले हिंदी सिनेमा के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि भारत को आजादी भले ही 1947 में मिली, लेकिन हिंदी सिनेमा की शुरुआत आजादी से बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन ये शुरुआत भी ऐवे ही नहीं हुई, क्योंकि खुद ही सोचिए कि जो देश गुलाम हो भला, उस देश के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड आखिर कितना हाई हो सकता है, और कितने लोगों का हो सकता है कि लोग सिनेमा जैसी चीज में दिलचस्पी रखें और उस पर खर्चा करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों के साथ साथ उस दौर में बहुत सी पश्चिमी चीजें भी भारत में आई। फिर वो चाहे शराब हो, बियर की फैक्ट्रियां ही क्यों न हो, इन्हीं में से एक चीज थी पश्चिमी सिनेमा, जिसकी वजह से इंडियन सिनेमा भी अस्तित्व में आया और राजा हरिश्चंद्र के साथ 1913 में हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई। लेकिन इसे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी। इसके बाद साल 1931 में जब आलम आरा आई, तब उसका पहला सॉन्ग रिलीज हुआ। इसके बाद भी नीचा नगर जैसी कुछ फिल्में आई, लेकिन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जबकि 1946 में आई नीचा नगर फिल्म की बात करें तो ये फिल्म गरीब और अमीर के बीच की खाई पर बेस्ड थी, और इस फिल्म ने 1946 में बेस्ट फिल्म अवार्ड भी जीता। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद हिंदी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ, और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में आम जनमानस के जीवन से जुड़ी समस्याओं को फिल्मी पर्दे पर उतारना शुरू किया, क्योंकि इन फिल्मों की कहानियां लोगों की असल जिंदगी के आसपास घूमती थी। इसलिए ये फिल्में लोगों को पसंद भी आई, और यहीं से दोस्तों हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की शुरुआत हुई, जिसके बाद 60, 70 और 80 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए गोल्डन एरा साबित हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सफल फिल्म निर्माण में बहुत से लोगों का अहम रोल होता है, जिसमें निर्माता, निर्देशक, अदाकार, गायक, गीतकार और लेखक वगैरह शामिल होते हैं। और उस दौर को गोल्डन एरा बनाने में कुछ नामों का चुनाव किया जाए तो गुरुदत्त, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, राज कपूर, मधुबाला, देवानंद, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर जैसे कुछ शानदार कलाकारों के नाम चुने जा सकते हैं, जो किसी भी किरदार को अपनी एक्टिंग के दम पर जिंदा कर दिया करते थे। जैसे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की एक्टिंग, 1960 के दशक में आई हिंदी सिनेमा की मशहूर फिल्म मुगल आजम में मधुबाला की एक्टिंग, शक्ति जैसी मूवी में दिलीप कुमार की एक्टिंग, 1975 में आई मौसम मूवी में संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की फिल्म, जिसमें संजीव कुमार न सिर्फ एक युवा व्यक्ति का रोल अदा करते हैं, बल्कि फिल्म के आधे हिस्से में वो एक बूढ़े पिता का रोल भी अदा करते हैं, और दोनों ही किरदार को इतनी बखूबी से निभाते हैं कि दर्शक एक बूत की तरह अपनी जगह जम जाता है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि किसी मूवी की सफलता सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर ही नहीं होती, बल्कि हिंदी सिनेमा में तो गानों का भी अपना अलग ही मुकाम है, क्योंकि हिंदी सिनेमा ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब एक फिल्म एक गाने के दम पर भी सफल हुई है। वहीं उस दौर की बात की जाए तो वो दौर न सिर्फ बेहतरीन फिल्मों का दौर था, बल्कि सदाबहार गानों का भी दौर था, क्योंकि उस दौर में बेहतरीन कलाकारों के अलावा बेहतरीन गीतकार और गायक भी हुए। क्योंकि 1970 से 1980 के दशक में मूवीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाने लगे, और उसी दौर के निर्देशक मनमोहन देसाई ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए तो मनमोहन देसाई को उस दौर का न सिर्फ सबसे बड़ा निर्देशक कहा जाता है, बल्कि मसाला फिल्मों का जनक भी कहा जाता है। देसाई चाहते थे कि दर्शक मूवी देखकर एंटरटेन करे, इसीलिए वो चाहते थे कि लोग मूवीज को देखकर सपनों में खोना भी सीखे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की तर्ज पर उस दौर में रमेश सिप्पी की डायरेक्शन में 1975 में आई फिल्म शोले उस दौर में ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। उस दौर की ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इस मूवी की बदौलत अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन के उभरे। इसी कड़ी में 1981 में आई फिल्म उमराव जान के म्यूजिक को लोगों ने काफी पसंद किया, जिसे रेखा की बेहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाता है।
वहीं इस मूवी के गानों को आज भी क्लासिकल म्यूजिक या ओल्ड म्यूजिक सुनने वाले लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया, जैसे कुर्बानी, एक दूजे के लिए, अंगूर, नमकीन, सत्ते पे सत्ता, जाने भी दो यारो, सारांश वगैरह वगैरह। उस दौर में आई फिल्म कुर्बानी सिर्फ 1 करोड़ में बनी, वहीं इस फिल्म ने 6 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड इसका 12 करोड़ था। इसी तरह 81 में कमल हासन की रोमांस बेस्ड फिल्म एक दूजे के लिए रिलीज हुई, जिसका टोटल बजट 50 लाख था, लेकिन भारत में इसकी कमाई 5 करोड़, वहीं ओवरऑल कलेक्शन 10 करोड़ था। इस मूवी का गाना 16 बरस की बाली उम्र को सलाम उस दौर में सुपर डुपर हिट गानों की लिस्ट में शामिल हुआ। इसी कड़ी में आई 1983 में कूली। इसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कादर खान और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थे। 3 करोड़ के बजट पर बनी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ था। इसी तरह उस दौर की स्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की फिल्म तोहफा का बजट 2 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ की कमाई की। फिल्म अंगूर दोस्तों शेक्सपियर के ड्रामे पर बेस्ड संजीव कुमार अभिनीत ये फिल्म भारतीय सिनेमा की शुद्ध और साफ सुथरी कॉमेडी मूवी का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें संजीव कुमार, देवेन वर्मा, मौसमी चटर्जी, दीप्ति नवल और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में थी। एक डबल रोल संजीव कुमार का और दूसरा डबल रोल देवेन वर्मा का। इस फिल्म का बजट आप जानकर चौंक जाएंगे, सिर्फ 25 लाख रुपए था। अगर आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में किसी फिल्म के गाने लिखवाने के लिए भी गुलजार और जावेद अख्तर जैसे बड़े सॉन्ग राइटर पर इतना खर्चा हो जाता है, जबकि उस दौर में एक पूरी मूवी बनकर तैयार हो जाती थी। खैर, हमें महंगाई दर को भी नहीं भूलना चाहिए। आज के दौर के हिसाब से भले ही 25 लाख रुपयों की कीमत किसी फिल्म का बहुत छोटा हिस्सा हो, लेकिन उस दौर की महंगाई के हिसाब से कुछ लाख की रकम भी अच्छी खासी भारी भरकम हुआ करती थी। उस दौर में जब मोबाइल या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उसी दौर में बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार मिला, राजेश खन्ना। इसके अलावा राजकुमार, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, शशि कपूर जैसे सुपरस्टार भी मिले, जिनके लिए लोगों का एक अलग ही क्रेज था। वहीं थिएटर के ऑप्शंस के रूप में ओटीटी प्लेटफॉर्म होते थे। तो आज के दौर में भी आप देख सकते हैं, आज के लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पर भी उस दौर की मूवीज को हर जगह जरूर दी जाती है। वहीं अगर आज के समय में कमजोर होते बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के सामने ऐसी सिचुएशन सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 80 के दशक में भी पैदा हुई थी, क्योंकि जिस तरह साउथ इंडस्ट्री का पलड़ा आज बॉलीवुड पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, उस दौर में भी बॉलीवुड के सामने साउथ इंडस्ट्री एक चैलेंज के तौर पर थी, क्योंकि कमल हासन, श्रीदेवी और AR रहमान जैसे कलाकार साउथ इंडस्ट्री की ही देन है। जैसा कि अभी हमने मोबाइल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की, उस दौर में भी इस तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, और जब VCR आए तो कहा जाने लगा कि अब थिएटर का दौर खत्म है। इसका मतलब बॉलीवुड भी ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। VCR का जमाना गया और बॉलीवुड वहीं खड़ा रहा। फिर CD प्लेयर्स का जमाना आया, जो हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन बॉलीवुड कायम है। इसी तरह इंटरनेट का जमाना, फिर OTT प्लेटफॉर्म आए, लेकिन अब भी बॉलीवुड पहले की तरह ही चल रहा है। हाँ, आज का दौर बॉलीवुड के लिए कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन बुरा दौर आता ही शायद गुजर जाने के लिए है, क्योंकि किसी दौर में टेक्नोलॉजी और सिनेमा की जोड़ की बात की जाए तो हम देखते हैं कि फिल्में पहले सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में आती थी, फिर कलरफुल, इसके बाद 3D फॉर्मेट में आई। इसी के साथ लोगों का टेस्ट भी बदला और मूवीज को देखने और एंजॉय करने का नजरिया भी। वैसे दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।